ठीक है, सबसे पहले 2 मिनट के लिए रिवाइज करेंगे क्या हम लोगों ने अभी तक सीखा है और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है, इसके बाद सराउंडिंग, यूनिवर्स, इन तीनों के बीच, सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स के बीच क्या रिलेशन है ये देखा। इसके अलावा स्टेट देखा, चेंज ऑफ स्टेट देखा, पाथ देखा, प्रोसेस देखा और टाइप ऑफ प्रोसेस भी देखा। ठीक ना, टाइप ऑफ प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस देखा। ये भी जाना कि रिवर्सिबल प्रोसेस को ही हम क्वासिस्टेटिक प्रोसेस कहते हैं। और क्वासिस्टेटिक का मतलब क्या था? इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस। इस तरह इतना इनफाइनाइटली स्लो हो जाए कि प्रोसेस के दौरान जितने भी पॉइंट्स हों सभी एक दूसरे के साथ किस अवस्था में हो? इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी साम्य अवस्था। इसके बाद हम लोगों ने बेसिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देखा, जिसके अंदर हमने आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसको कि हम लोगों ने आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहा, या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। फिर हम लोगों ने आइसोबेरिक प्रोसेस, जिसको कि हम लोगों ने आइसोपेस्टिक प्रोसेस भी कहा, या फिर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। फिर हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा, जिसे हम लोगों ने आगे चलकर हाइपरबोलिक प्रोसेस भी बोला। याद है कल बताया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो कहीं कहीं इसी आइसोथर्मल प्रोसेस को हाइपरबोलिक प्रोसेस भी कहते हैं, या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। फिर हम सब लोगों ने इस जो भी बेसिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस थे इनकी मदर के बारे में जाना। और मदर का नाम क्या था भाई? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। हमने देखा कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो जनरल इक्वेशन था PV टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस इक्वेशन में जब हम n की अलग अलग वैल्यू को पुट कर रहे थे तो हमें अलग अलग प्रोसेस मिल रहा था। और हमने देखा कि पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वैरी कर सकती थी? 0 टू इनफाइनाइट। यहां पर जब हम लोगों ने पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की वैल्यू n इज इक्वल टू 0 पुट किया था तो हमें कौन सा प्रोसेस मिला था भाई? आइसोबेरिक। और जब हम लोगों ने n इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट किया था तो हमें कौन सा प्रोसेस मिला? आइसोकोरिक। जब हमने n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो हमें क्या मिला? आइसोथर्मल। और जब हमने n इज इक्वल टू गामा अर्थात 1.41 पुट किया तो हमें क्या मिला? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें किसी भी तरह का हीट ट्रांसफर संभव नहीं, यानी ऐसे प्रोसेस जिसके दौरान हीट का आदान प्रदान न हो, उस प्रोसेस को ही हम लोगों ने क्या कहा? एडियाबैटिक प्रोसेस कहा। इनके अलावे 2 प्रोसेस के बारे में हमने और भी जाना। एक था हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में एक प्रॉपर्टी छुपी हुई है एंट्रोपी। जब किसी प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी कांस्टेंट होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को डिफाइन करने का एक और भी रास्ता था। हमने कहा था कि जो प्रोसेस एडियाबैटिक होने के साथ साथ क्या हो? रिवर्सिबल भी हो, उस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। इसके बारे में अभी मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है क्योंकि ये आगे चल करके हम इसके बारे में जानेंगे। एक अगला प्रोसेस था आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, जिसमें कौन सी प्रॉपर्टी कांस्टेंट थी? इंथैल्पी। इंथैल्पी के दिशा में भी मैंने अभी नहीं बताया आपको। जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले इंथैल्पी को वहां में इंट्रोड्यूस करूंगा। तो अभी सिर्फ इतना ही जानना है कि आइसेंथैल्पिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंथैल्पी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। इसके अलावे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टीज में 2 तरह की प्रॉपर्टीज हम लोगों को मिली थी। एक को हम लोगों ने क्या कहा था? इंटेंसिव, और दूसरे को हम लोगों ने कहा था एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज। जो भी प्रॉपर्टी मास और साइज से इंडिपेंडेंट हो उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया था? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे हमारा प्रेशर था, हमारा टेम्परेचर था, हमारी डेंसिटी थी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या था भाई? जो मास और साइज के ऊपर डिपेंड करे, लाइक बताए वॉल्यूम, मास, एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी। साथ ही हम लोगों ने एक चीज और भी जाना
कि किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के सामने यदि हम एक वर्ड, इसका नाम क्या है, स्पेसिफिक, यदि स्पेसिफिक वर्ड लगा दें तो वो प्रॉपर्टी क्या बन जाती है, इंटेंसिव बन जाती है। लाइक स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक इंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, ये सारी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती हैं, इंटेंसिव। हमने एक अंतर और भी बताया था आपको कि यदि इंथैल्पी और एंट्रोपी को देखें तो इनको हम लोगों ने किस प्रॉपर्टी के रूप में जाना है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के रूप में। और इंथैल्पी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल H का प्रयोग करते हैं, एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल S का उपयोग करते हैं। लेकिन यदि हम स्पेसिफिक इंथैल्पी की बात करें तो इसको हम स्मॉल h से दिखाएंगे, और स्पेसिफिक एंट्रोपी की बात करें तो उसे स्मॉल s से दिखाएंगे। क्योंकि स्पेसिफिक इंथैल्पी और स्पेसिफिक एंट्रोपी ये दोनों किस तरह की प्रॉपर्टी हो जाती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। क्योंकि स्पेसिफिक वर्ड लगते ही हम इन्हें पर यूनिट मास से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और जैसे ही यूनिट मास से डिवाइड करेंगे, अब ये ऊपर की क्वांटिटी भी एक्सटेंसिव हो गई और नीचे की क्वांटिटी भी एक्सटेंसिव हो गई। सो ओवरऑल प्रॉपर्टी क्या बन जाती है। यहां तक इन सब चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और लास्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो हम लोगों ने एक पीवी डायग्राम बनाया था जिसके अंदर हमने एक्सपेंशन प्रोसेस को ड्रॉ किया था, ठीक ना। एक्सपेंशन का मतलब जिसमें वॉल्यूम क्या हो, इंक्रीज करें और प्रेशर डिक्रीज करें। और इसके लिए हमने n की अलग अलग वैल्यू को रख करके आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस को ड्रॉ किया था। आगे हम सेम काम कर देंगे, बट इस बार हम किसके लिए ड्रॉ करेंगे, कंप्रेशन के लिए। एक्सपेंशन में तो वॉल्यूम इंक्रीज किया था और कंप्रेशन में वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करें, ठीक ना। तो फिर से हम लोग ड्रॉ करेंगे कंप्रेशन प्रोसेस के लिए इन्हीं सभी प्रोसेसेस को, ठीक ना, जिसमें आइसोबैरिक होगा, आइसो यानी n की अलग अलग वैल्यूज को एक ही डायग्राम के ऊपर हमें रिप्रेजेंट करना, ठीक ना। आइए देखते हैं इस बार क्या केस ले रहे हैं हम, कंप्रेशन प्रोसेस। कंप्रेशन प्रोसेस का मतलब है वॉल्यूम क्या होना चाहिए, डिक्रीज, और प्रेशर इंक्रीज। बात समझ में आ रही है। और डायग्राम कौन सा ड्रॉ करना है हमें, पीवी डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है। और कंप्रेशन को दिखाना है, यानी वॉल्यूम को घटते हुए। सबसे पहले देखेंगे ये लाइन कौन से प्रोसेस को दिखा रही है, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की आइसो, कैसे भाई, यहां का वॉल्यूम कितना होगा, अगर मान लो दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो इसके लिए इस लाइन के लिए मैं n की वैल्यू क्या दूं, कल हमने सीखा है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए n की वैल्यू क्या होगी पीवी डायग्राम के ऊपर, हाँ जी, एनीवन, 0, n इज इक्वल टू, तो ये n इज इक्वल टू 0 में कौन सा प्रोसेस हुआ भाई, आइसोबैरिक ना। ध्यान से देखिए तो 0.2 का प्रेशर कहाँ दिखेगा, ये प्रेशर एक्सिस है, तो 2 का प्रेशर भी यही दिखेगा, क्या मिलेगा P2। 1 का प्रेशर भी देखेंगे, प्रेशर तो यही में दिखेगा ना, तो P2 किसके बराबर है, P1 इज इक्वल टू P2, P1 इज इक्वल टू P2। इसका क्या मतलब है, दैट इज P इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब P1 P2 के बराबर है, इसका मतलब ये कब संभव हो सकता है, जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट, यानी यहां से यहां तक के प्रेशर में कोई बदलाव नहीं हुआ, तभी तो 1 और 2 क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, यहां का अगर वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम किसके ऊपर आएंगे, दिस इज V1, और यहां का वॉल्यूम देखेंगे तो ये क्या मिलेगा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो प्रेशर में अगर चेंज ना हो किसी प्रोसेस के दौरान, तो उस प्रोसेस को हम आइसोबैरिक या फिर
आइसोबैस्टिक या फिर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। और हमने देखा था इसके लिए n की वैल्यू, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है? 0। क्लियर है? अब देखिए 1 से 2 में वॉल्यूम घटता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है ना? नेक्स्ट 1 से 2 डैश। हाँ जी, इसके लिए एक की वैल्यू क्या होगी? बैट बैट हरा नहीं होना, बैट बताइए। n इज इक्वल टू, ये सब कल की क्लास में सीखा था, ठीक ना? क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस शो कर रहा है? वर्टिकल लाइन कल भी सीखा था कि वर्टिकल लाइन पीवी डायग्राम के ऊपर कौन सा प्रोसेस दिखाएगा? आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन। क्यों भाई? जरा देखिए, पहले हम वॉल्यूम देखना चाहते हैं, तो 1 का वॉल्यूम देखेंगे तो यही मिलेगा, और 2' का वॉल्यूम चेक करेंगे तो नीचे आएंगे, यहीं पर तो मिलेगा। यानी V1 किसके बराबर है? V2, दैट इज V1 is equal to V2 dash, that is ये कब होगा? That is V is equal to, जब तक V कांस्टेंट नहीं होगा ये चीज संभव नहीं है। बात समझ में आ रही है? That is N is equal to, क्लियर है? नेक्स्ट हमें क्या ड्रॉ करना है? N is equal to 1। अगला केस क्या है? हमने N is equal to, अच्छा ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज this is the minimum value of polytropic index and this is the maximum value of polytropic index। जब हम इन दोनों को ड्रॉ कर लेते तो हमारी बाउंड्री फिक्स हो जाती है कि रिमेनिंग जो भी प्रोसेस होंगे वो कहाँ होंगे? वो इसी दायरे के अंदर हो सकते हैं, इस दायरे से बाहर कुछ भी जाना संभव नहीं। इसीलिए सबसे पहले हम n is equal to 0 और n is equal to infinity को ड्रॉ करें। क्लियर है? अब हमें ड्रॉ करना है n is equal to, पीवी डायग्राम पे n is equal to 1 का मतलब कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल। कल हमने सीखा था, जब पिछली क्लास में आप वीडियो देखिए तो सारी चीजें एकदम बिल्कुल क्लियरली मैंने बता रखी है। n is equal to 1 का मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। और पीवी डायग्राम के ऊपर अगर हमें आइसोथर्मल प्रोसेस को ड्रॉ करना है तो लाइन कैसी बनती है? कर्व लाइन बनती है। कैसी लाइन बनती है? कर्व लाइन। तो एक हम कर्व लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके लिए क्या लिख सकते हैं? n is equal to, ठीक है। अब हमें अगला प्रोसेस ड्रॉ करना है, कौन सा? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक किधर ड्रॉ करेंगे? इस लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे। क्यों भाई? 1.41 होता है। n is equal to कितना होगा? 1। n is equal to गामा, गामा की वैल्यू होती है एयर के लिए 1.41 का मतलब 1 से ज्यादा होगा, और किससे कम होगा? इंफिनिटी से कम। और लाइन का नेचर क्या रहेगा? सिर्फ यही दोनों लाइन स्ट्रेट रहेंगी, इसके अलावा जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे सभी में कुछ ना कुछ कर्व अपने आप। सो इट इज n is equal to गामा is equal to 1.4। क्लियर है? दिस इज 2। क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्या ड्रॉ करते हैं? कंप्रेशन प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम। क्लियर है? मैंने कल भी कहा था कि पूरी थर्मल इंजीनियरिंग सिर्फ और सिर्फ डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। ये तो बेसिक है, आगे जब पढ़ेंगे तो पूरा सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड है? डायग्राम। इसीलिए डायग्राम को समझना और डायग्राम को पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम हमें क्या चीजें बता रहा है, ये हमें पढ़ने आना चाहिए, ठीक ना? अगर हम डायग्राम पढ़ना नहीं सीख पाए तो हम थर्मल इंजीनियरिंग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अधूरे ज्ञान के साथ चलेंगे, उसका फायदा नहीं होगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम के ऊपर फोकस करना, ठीक है? तो कल हम लोगों ने यही काम एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए किया था, और आज हम यही काम इसके लिए किया हम लोगों ने कंप्रेशन प्रोसेस के लिए। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? चलिए आगे।
अगला टॉपिक जो हम लोग कवर करना है वो है थर्मोडायनेमिक फंक्शन। थर्मोडायनेमिक फंक्शन, फंक्शन क्या होता है? मैथमेटिक्स में पढ़ा है, x इज अ फंक्शन ऑफ y। मैथमेटिक्स में लिखते हैं ना, x इज फंक्शन, पढ़ा है फंक्शन। फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स में फंक्शन था, ठीक ना? तो वहां लिखते हैं x इज अ फंक्शन ऑफ y, ठीक ना? वैसे ही थर्मोडायनेमिक में बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। उन सारी क्वांटिटीज को ही हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक फंक्शंस कहते हैं। बहुत सारी क्वांटिटीज के विषय में हम पढ़ते हैं, लाइक हीट हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया। इन सब की वैल्यू हमें क्या करनी होती है? फाइंड आउट करनी होती है, और इन सब की वैल्यू किसी ना किसी के ऊपर निर्भर करती है, ठीक ना? तो इसीलिए इन सभी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक। तो थर्मोडायनेमिक्स में ये जो फंक्शन है ये दो तरह के हैं। कौन कौन से भी? पाथ फंक्शन एंड दूसरा पॉइंट फंक्शन। दो तरह के फंक्शंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक को हम कहते हैं पाथ फंक्शन और दूसरे को हम कहते हैं पॉइंट फंक्शन, ठीक है? आइए समझते हैं कि पाथ फंक्शन क्या है और पॉइंट फंक्शन क्या है। ये समझने के लिए देखेंगे, हमारे पास एक सिस्टम है, ये हमारा क्या है? सिस्टम है जो किस पॉइंट पे है? पॉइंट 1। और यहां से हमारा सिस्टम बढ़ता हुआ कहां चला गया है? पॉइंट 2, ठीक ना? एक से कहां गया है? 2। तो यहां पर ये जो पॉइंट 1 है, सिस्टम का स्टेट 1, इसको हम क्या कहते हैं? स्टेट। पॉइंट 1 को क्या कहेंगे? स्टेट 1, और पॉइंट 2 को कहेंगे स्टेट 2। तो सिस्टम जब स्टेट 1 पे होगा तो इसे कहेंगे इनिशियल पोजीशन या फिर इनिशियल क्या कहेंगे? स्टेट, ठीक ना? और पॉइंट 2 जो है इसे कहेंगे हम लोग फाइनल और फाइनल पोजीशन और फाइनल स्टेट। बात समझ में आ रही है ना? अब देखें, इनिशियल और फाइनल के बीच में, इनिशियल और फाइनल के बीच में कुल कितने पॉइंट हैं? इनफाइनाइट। यहां से ये इनिशियल था और इनिशियल से फाइनल के बीच में कुल कितने पॉइंट है भाई? इनफाइनाइट नंबर ऑफ। कुछ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें सिर्फ 2 बिंदुओं की आवश्यकता होगी, लाइक पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। लेकिन कुछ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इन सभी पॉइंट्स का क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज 2 तरह की हैं। कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, निकालने के लिए हमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब होगा। यानी सिर्फ इन 2 बिंदुओं का यूज करके, इन 2 वैल्यूज को यूज करके हम क्या करेंगे? क्वांटिटीज की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी होंगी जिनके लिए ये सिर्फ 1 और 2 काफी नहीं होंगे, बल्कि 1 से 2 के बीच में पड़ने वाले हर एक पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी। बात समझ में आ रही? यही जो क्वांटिटीज की वैल्यू निकालने में जो सिस्टम, जो हमारा तरीका यूज हो रहा है, इसी के आधार पे फंक्शन को 2 भाग में बांटा गया, पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन। यदि किसी फंक्शन की वैल्यू सिर्फ 2 लोगों
ऊपर निर्भर करे, और वो दो लोग कौन से हैं? इनिशियल एंड फाइनल। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? पॉइंट, क्योंकि इसकी वैल्यू के लिए सिर्फ दो पॉइंट रिक्वायर्ड है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल। लेकिन यदि क्वांटिटी, यदि फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए दो पॉइंट सफिशिएंट ना हो, बल्कि पूरे सभी पॉइंट की आवश्यकता हो, तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? पाथ। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इन सारे बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एक पाथ मिल जाएगा, जो हमने बोला पढ़ा था थर्मोडायनेमिक पाथ। बात समझ में आ रही है? तो पाथ फंक्शन के लिए, पाथ फंक्शन वो फंक्शन है जिसकी वैल्यू पूरे कंप्लीट पाथ के ऊपर निर्भर करती है, और पॉइंट फंक्शन वो फंक्शन है जिसकी वैल्यू सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे निर्भर करती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। थर्मोडायनेमिक फंक्शन कितने तरह के? पहला है पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन, पॉइंट नाम में क्लियर है कि उसकी वैल्यू किस पर निर्भर कर रही है? पॉइंट्स पे। और वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? इनिशियल और यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। तो ऐसे फंक्शन को हम पॉइंट फंक्शन कहें। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिनकी वैल्यू सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड ना करके पूरे रास्ते पे निर्भर करती है। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? अगर हम एग्जांपल की बात करें तो डिप्लोमा लेवल तक के लिए सिर्फ हमारे पास दो ही एग्जांपल हैं। क्या क्या भी? हीट एंड, these are the example of क्या? पाथ फंक्शन। डिप्लोमा लेवल के लिए, इसमें और भी है, बट जो आपकी क्लास है इस लेवल पर स्टडी करने के लिए हमें सिर्फ इतना ही मानना है कि सिर्फ हीट और वर्क ही क्या होते हैं? पाथ फंक्शन होते हैं। हायर क्लासेस में जाएंगे कुछ और भी चीजें सीखने के लिए मिलेगी, बट यहाँ पर इस क्लास के लिए हमें सिर्फ दो ही लोगों को जानना है कि पाथ फंक्शन के दो ही एग्जांपल है हमारे पास। कौन कौन से? हीट और दूसरा। और पॉइंट फंक्शन में, पॉइंट फंक्शन में ऑल थर्मोडायनेमिक क्या? ऑल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, जितनी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी वो सभी के सभी लगभग क्या है? पॉइंट फंक्शन। अब जब हमने कह दिया थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, तो इसके अंदर दोनों ही लोग आएंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जितनी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो सब के सब किस कैटेगरी में आती हैं? पॉइंट फंक्शन की कैटेगरी में आती है। ये चीजें क्लियर है? एग्जांपल पॉइंट फंक्शन का क्या होगा फिर? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एनर्जी, चाहे वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो, सब के सब किसके अंदर आएंगे? पॉइंट फंक्शन। और पाथ फंक्शन एकदम क्लियर है, दो ही लोगों का नाम बताना है, एक तो हीट है और दूसरा हीट और वर्क क्या है? अब कहेंगे सर ये बात तो समझ में नहीं आ रही कि ये क्यों पाथ फंक्शन है? हीट और वर्क को हमने पाथ फंक्शन क्यों माना? समझिए इस बात। सबसे पहले हम किसका एग्जांपल देख रहे हैं? हीट ट्रांसफर। हीट और जो हीट ट्रांसफर है इसको हमने पाथ फंक्शन क्यों माना? ठीक ना? समझिए इसको। गैस का बर्नर हमने ऑन कर दिया, गैस का बर्नर क्या कर दिया? ऑन कर दिया, और ये स्टील का है और ये लकड़ी का है, दोनों को मैंने बर्नर के ऊपर क्या कर दिया? रख दिया। 10 मिनट के बाद आपको कहा कि इसमें से एक को उठा कर ले आओ अपने हाथ से, तो किसे उठा के ले आओगे? किसे उठा के ले आओ? क्यों भाई? क्यों? यहाँ पर इसका टेम्परेचर क्या है? कम है। आगे चल के हम पढ़ेंगे, अभी तो हमने 10 मिनट के लिए रखा, अगर हम 10-20 घंटे के लिए रखें तो दोनों का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, बट फिलहाल क्योंकि मैं अलग चीज बता रहा हूँ तो यहाँ ये जाने कि हमने किसको उठाया? लकड़ी वाले। क्यों? क्योंकि वहां रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है? कम है।
लकड़ी वाले में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम है और मेटल वाले में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है? यहां से यहां हीट का ट्रांसफर हुआ, इस रास्ते को हमने बदल दिया, मेटल का कर दिया, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या हो गया? बढ़ गया। और अगर इसी रास्ते को किससे रिप्लेस कर दिया? लकड़ी से, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या हो गया? यानी जो हीट ट्रांसफर का रेट है वो किस पे निर्भर कर रहा है? रास्ते के ऊपर निर्भर कर रहा है। अगर हम रास्ते को बदल दें तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तभी लकड़ी वाले को हम पकड़ ले रहे हैं और मेटल वाले को नहीं। बात समझ में आ रही? इसीलिए हीट को, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को कहां रखा गया है? पाथ फंक्शन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्यों हम हीट को या हीट ट्रांसफर या रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को क्या मानते हैं? पाथ फंक्शन। दूसरा ये समझना है, वर्क। वर्क कैसे क्या है? पाथ फंक्शन है। अगर आपसे कोई पूछे तो कैसे बताएं? समझे? मैंने आपके ऊपर आपको एक 10 केजी का वजन दे दिया, 10 केजी का वेट दे दिया और कहा इस वेट को आप यहां से कॉलेज गेट पे पहुंचा दो, ठीक ना? तो कॉलेज गेट पे जाने के कितने रास्ते हैं भाई? एक इधर से होके और एक इधर से। वजन को आप, वजन कितना दिया है मैंने? पहुंचाना यहां से कॉलेज गेट, लेकिन इधर से जाने पे पता चलता है कि 300 मीटर और इधर से जाने पे 500 मीटर। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? क्यों भाई? रास्ता बदलते ही वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। अगर आप इस रास्ते से जाएंगे तो वर्क क्या करना पड़ेगा? यानी वर्क की वैल्यू बन गई। वर्क की वैल्यू किस पे निर्भर कर रही है? वर्क की वैल्यू किस पे निर्भर कर रही है? पाथ पे निर्भर कर रही है, रास्ते पे निर्भर कर रही है। इसीलिए वर्क को किस कैटेगरी में रखा गया? पाथ फंक्शन में रखा गया। बात समझ में आ रही? हीट और वर्क दोनों किसके एग्जांपल हैं? पाथ फंक्शन। और अब आप ये क्लियरली किसी को बता सकते हो क्यों हीट और वर्क क्या है? पाथ फंक्शन। क्लियर है? अब बात करते हैं पॉइंट फंक्शन, ठीक ना? पॉइंट फंक्शन में हमने देखा कि जितनी भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं वो सभी के सभी क्या हैं? पॉइंट फंक्शन, ठीक ना? लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, ठीक ना, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सभी के सभी किसके एग्जांपल है? हमारे पॉइंट फंक्शन। बात समझ में आ रही ना? आप सब लोगों ने इस पॉइंट फंक्शन को समझने के लिए पोटेंशियल एनर्जी को जाना है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कोई बताएगा? एनर्जी बिकॉज ऑफ पोजीशन। पोजीशन के कारण किसी बॉडी में कितनी ऊर्जा स्टोर हो रही है उसे ही हम उसकी क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लाइक अगर मैं इस डस्टर को इस टेबल से उठा करके यहाँ ले गया तो इस डस्टर में कुछ एनर्जी स्टोर होगी। कितनी भाई? किसके बराबर है? mgh। m is the mass, g is the gravity and h is the height between these। ये पॉइंट जहां पे ये इसका इनिशियल पोजीशन है और ये इसका क्या है? फाइनल पोजीशन। यही है ना? ये इनिशियल और ये। तो अगर मैं डस्टर को यहां से उठा करके इस हाइट पर ले आऊं तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी? mg। बात समझ में आई? दिस इज इनिशियल एंड दिस इज। अब जरा देखिए, अब इस डस्टर को मैंने पहले यहां से यहां उठाया और फिर इसको पीछे लेके आया, फिर इसको इधर ले गया, फिर इसको इधर ले गया, फिर नीचे ले आया, फिर इधर ले गया, फिर ऐसे ले गया, फिर ऐसे ले गया और फिर इसी हाइट पे ले आया। अब कितनी एनर्जी स्टोर होगी? यानी ये जो एनर्जी है इसको किससे मतलब है? इनिशियल पॉइंट है, इसको रास्ते से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है? जितने भी पॉइंट फंक्शन है उनकी वैल्यू सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे निर्भर करते हैं। ये इनको रास्ते से कोई लेना देना नहीं होता है। क्लियर है? कैसे हम पॉइंट फंक्शन को और कैसे हम पाथ फंक्शन को डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे उनको अलग करेंगे। क्लियर है? बढ़े आगे ना। अब देखिए थोड़ा सा कुछ चीजें और भी सीखनी है। ये जो पाथ फंक्शन होता है ना, इसको हम कहते हैं अनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। और जो भी पॉइंट फंक्शन होते हैं इन्हें कहते हैं एग्जैक्ट
डिफरेंशियल। डिफरेंशिएशन में हमने सीखा है डिफरेंशियल का मतलब जो डिफरेंशिएट हो सके, ठीक ना। और अनएग्जैक्ट, एक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल और एक है अनएग्जैक्ट। क्या मतलब है, अगर कोई डिफरेंशियल एग्जैक्ट है लाइक dx, तो इसको हम डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। dx को हम लिखते हैं x2 माइनस x1। अगर कोई चीज एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो उसको लाइक x को हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल माना तो dx को क्या लिखेंगे, x2 माइनस, यानी 2 पॉइंट के डिफरेंस के रूप में लिख सकते हैं। dy y2 माइनस y1। तो जितने भी पॉइंट फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंस, यानी इनको हम 2 पॉइंट के डिफरेंस के रूप में लिख सकते हैं। और ये 2 पॉइंट कौन से हैं भाई, इनिशियल पॉइंट है। फॉर एग्जांपल 1 to 1 से 2 हम ले रहे हैं, ठीक ना। और हमें चेंज इन प्रेशर लिखना है तो हम लिखेंगे d, क्या लिखेंगे, P2 माइनस dV, V2 माइनस V, dt T2 माइनस। अब देखिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सभी के सभी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है इससे मतलब नहीं। अगर वो प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टीज को हम हमेशा 2 पॉइंट के डिफरेंस के रूप में लिख सकते हैं। और वो 2 पॉइंट कौन से होंगे, फाइनल एंड इनिशियल। हमेशा हम क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। बात समझ में आ रही है। वैसे ही चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी को क्या लिखेंगे, ds, s एंट्रोपी के लिए था। और चेंज इन एंट्रोपी को किसे लिखेंगे, दैट इज s2 माइनस dh, चेंज इन एंथैल्पी, दैट इज s2 माइनस। बात समझ में आई। तो ये तरीका होता है लिखने का, किसको, पॉइंट फंक्शन। लेकिन पाथ फंक्शन को आप ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि पाथ फंक्शन की वैल्यू सिर्फ 2 पॉइंट पे निर्भर। यहां पर हम ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं भाई, क्योंकि इनकी वैल्यू सिर्फ 2 पॉइंट के ऊपर निर्भर कर रही है, इनिशियल एंड, इसीलिए 2 हो गया फाइनल और 1 हो गया इनिशियल। लेकिन पाथ फंक्शन में जो वैल्यू होगी फंक्शन की वो इनिशियल और फाइनल पे निर्भर न करके पूरे पाथ पे निर्भर करेगी। तो यहां पर हम हीट को dq इज इक्वल टू q2 माइनस q1 नहीं लिख सकते, क्योंकि हीट ट्रांसफर की वैल्यू 0.2 और 0.1 के ऊपर निर्भर, बल्कि कंप्लीट पाथ के ऊपर निर्भर कर रही है। बात समझ में आ रही है। वैसे ही dw इज इक्वल टू w2 माइनस, ये लिखना क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि वर्क की वैल्यू सिर्फ 0.2 और 1 पे निर्भर नहीं कर रही है, बल्कि पूरे रास्ते पे, पाथ पे निर्भर कर रही है। क्लियर है। तो फिर लिखें कैसे भी, ठीक ना। तो सबसे पहले तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, dp dv dt ds dh के रूप में लिखते हैं। और जितने भी अनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होंगे लाइक dq, तो d को क्या कर देंगे, बीच में से कट कर देंगे, ठीक ना। और dw, d को क्या करेंगे, बीच में से कट। जब d को आपने कट कर दिया यानी कि वो अनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है और उसको आप 2 पॉइंट के डिफरेंस के रूप में लिख नहीं सकते, तो फिर लिखेंगे कैसे भी। तो हम लिखेंगे dq 1 to 1 डैश, यानी ये पूरे पाथ को दिखा रहा है। बात समझ में आ रही है। dw 1 to 2 पूरे, और यहां पे ये ऐसे नहीं लिखेंगे, बस इतना ही लिखेंगे, ठीक ना। dq 1 to 2, dq का मतलब हीट ट्रांसफर, और 1 से 2 क्या बता रहा है, बिंदु 1 से लेकर के कहां तक, 2 तक। वैसे ही dw, इसको मैं सही से लिख रहा हूं यहां पे, dq हीट ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करेगा, और जब कट कर दिया तो ये अनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। और हमें कहां से कहां का दिखाना है, 1 से, तो यहां लिखेंगे 1 to 2।
ये तरीका है लिखने का, किसको? अनएग्जैक्ट डिफरेंशियल या फिर पाथ फंक्शन। दूसरा डी, ये इसको बीच में से कट करेंगे तो ये अनएग्जैक्ट हो गया, और कहां से कहां के लिए दिखाना है? पूरे पाथ के लिए। तो 1 2, ये तरीका है दिखाने का, किसको? पाथ फंक्शन। तो चीजें समझ में आई, ठीक ना? पाथ फंक्शन क्या है और पॉइंट फंक्शन क्या है। चलो, सब लोगों ने सीखा। अब एक चीज बताओ, हीट किस तरह की प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? हीट किस तरह की प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव है या फिर एक्सटेंसिव है? हाँ, यही चीज सीखना था। इसका मतलब आपने क्लास में ध्यान दिया। हीट प्रॉपर्टी है ही नहीं। जब टीचर दो ऑप्शन देता है कि इंटेंसिव होगा एक्सटेंसिव होगा, तो पता है कि दोनों में से एक होना है। तो बच्चे क्या करते हैं, अगर ध्यान नहीं दिया क्लास में, तो सर कुछ बच्चे इंटेंसिव और कुछ बच्चे, अरे भाई हीट तो प्रॉपर्टी ही नहीं है। हीट क्या है? प्रॉपर्टीज किधर है भाई? जितनी भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है वो क्या है? दे आर पॉइंट फंक्शन। बात समझ में आ रही है? जितनी भी प्रॉपर्टीज है, चाहे वो इंटेंसिव हो या एक्सटेंसिव, सभी के सभी क्या है? जबकि हीट तो पॉइंट फंक्शन है ही नहीं, और अगर पॉइंट फंक्शन नहीं है तो प्रॉपर्टी भी नहीं। हीट है क्या? हीट और वर्क क्या है? तो सही उत्तर है कि हीट ना तो इंटेंसिव है और ना ही एक्सटेंसिव, क्योंकि हीट पॉइंट फंक्शन नहीं होता। हीट क्या है? पाथ फंक्शन। और जो पाथ फंक्शन होता है वो प्रॉपर्टीज नहीं होती। क्लियर है? बात समझ में आ रही? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शन समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक है आपका आइडियल गैस। यहां पर हम लोग आइडियल गैस के बारे में जानेंगे, ठीक ना? आइडियल गैस के बाद आइडियल गैस के लिए जो लॉज यूज होते हैं, बेसिक लॉज ऑफ आइडियल गैस। और बेसिक लॉज में हमारे पास 3 लॉ है। एक को हम बॉयल्स लॉ कहते हैं, दूसरे को हम चार्ल्स लॉ कहते हैं, और तीसरे को हम गैलुसार्फ लॉ कहते हैं, ठीक ना? एक कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए है, एक कांस्टेंट प्रेशर के लिए, और एक कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। 3 प्रॉपर्टीज थी हमारी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो वैसे ही जब हम आइडियल गैस पढ़ेंगे तो आइडियल गैस के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं, ठीक ना? और उन्हीं लॉज का यूज करके हम आगे चल के आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करेंगे, ठीक है ना? PV = mRT जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है, इसको डिराइव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? बेसिक गैस लॉज को, जिसमें बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का यूज होगा। लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करने से पहले हमें ये जानना होगा कि आइडियल गैस है क्या। बात समझ में आ रही है? आइए समझते हैं। आइडियल गैस को समझने के लिए सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर सिस्टम को समझना होगा। मॉलिक्यूलर सिस्टम क्या है? जो भी हमारे पास मैटर है, मैटर को हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि हम लोगों ने बेसिक बहुत ही निचले लेवल पर 3 भाग में बांटा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है? सॉलिड किसको बोला गया भाई? सॉलिड अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर बात करें तो सॉलिड वो है जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसको कि हम अंतर आणविक बल कहते हैं, इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। और अंतर आणविक बल ज्यादा होने के कारण मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे ही रहते हैं, इधर उधर हिलते डुलते नहीं, जिसके कारण
सॉलिड में मॉलिक्यूल्स का एक फिक्स पैटर्न होता है, ठीक ना, एक खास स्ट्रक्चर होता है, और इसके बारे में आप मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, BCC, FCC, बॉडी क्यूबिक सेंटर, फेस क्यूबिक सेंटर। ये चीजें कहां पे होती हैं? सॉलिड्स में। इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एकदम क्या रहता है? फिक्स रहता है। और रीजन क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर, अंतर आणविक बल। अंतर आणविक बल बहुत ज्यादा होने के कारण मॉलिक्यूल्स के बीच जो दूरी होती है वो काफी क्या होती है? कम होती है, ठीक है। और इनके मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। इसीलिए सॉलिड का एक फिक्स शेप और साइज होता है। क्लियर है? अगले कैटेगरी में हमारा लिक्विड। लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसको कि हम अंतर आणविक बल कहते हैं, यह सॉलिड के कंपैरिजन में काफी कम होता है, ठीक ना, जिसके कारण इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ी सी क्या रहती है? डिस्टेंस रहती है, और इसके मॉलिक्यूल्स अपने स्थान में ही हिल डुल सकते हैं। और अपने स्थान पर हिलने डुलने के कारण लिक्विड का कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होता, बल्कि इस लिक्विड को हम जिस बर्तन में डाल देते हैं, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल अपने स्थान पर क्या कर सकते हैं? अपनी पोजीशन थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं, इसलिए जिस बर्तन में डाल देते हैं लिक्विड उसी बर्तन का शेप क्या कर लेती है? ले लेती है। बात समझ में आ रही? लेकिन जो तीसरी कैटेगरी है गैसेस, वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल का मतलब नाम कहने के लिए है, बट वास्तव में है नहीं, लेकिन जीरो भी नहीं होता, नाम मात्र है, थोड़ा बहुत है, जिसके कारण गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। अगर उनके बीच, हाँ जी सोना नहीं है, ठीक है, हाँ सोना नहीं है, मॉलिक्यूल्स की दूरी ज्यादा होने के कारण, देखिए मेरा आई कांटेक्ट आपके साथ हमेशा बना रहता है, तो सोएंगे तो तुरंत पता चल जाएगा, तो सोएंगे, मैंने बताया ना, नींद आए तो थोड़ा टहल के चले आओ, बाहर से धीरे से उठो और बाहर चले, फिर वापस आके बैठ जाओ। क्लियर है? अगर मैं 10 मिनट क्लास में तो सब्जेक्ट आपका खत्म नहीं होगा, 1 से 1.5 घंटा चलना ही चलना है, ठीक ना। क्या बता रहा था मैं? हाँ, गैसेस के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होता है? बहुत ही कम, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स की दूरी क्या होती है? बहुत ही ज्यादा। और इसीलिए गैसेस जो होती हैं वो कभी लेयर फॉर्म नहीं कर पाती, क्योंकि मॉलिक्यूल की कोई पोजीशन ही नहीं है, सभी एक दूसरे से क्या है? दूर भाग रहे हैं, सभी कंप्लीटली क्या अपने आप को मानते हैं? इंडिपेंडेंट मानते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ में आने का कोई मतलब नहीं। उस मैटर को हम क्या कहते हैं? गैसेस, ठीक है। अब गैसेस में ही 2 कैटेगरी आ जाती हैं, एक को हम कहते हैं आइडियल गैस और दूसरे को हम कहते हैं, बात समझ में आ रही है? गैस के विषय में हमने जाना। अब इस गैस में ही 2 कैटेगरी है, एक है आइडियल गैस और दूसरा है रियल गैस। आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन डिराइव हुआ है उसे हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, और रियल गैस को स्टडी करने के लिए हम वैन डर वाल गैस इक्वेशन का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही? तो अभी ये दूर की चीज है, इसे अभी हमें समझने की जरूरत नहीं है। हमारा जो टॉपिक है और हमारी क्लास के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आइडियल गैस, ठीक ना। तो गैस में भी एक को हमने आइडियल माना और दूसरे को हमने रियल। आइडियल का मतलब फिर वही है कि हम सिर्फ उसकी क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, वास्तव में वो है नहीं। बात समझ में आ रही है? वो गैस वास्तव में है नहीं। जो गैस वास्तव में अवेलेबल है उस गैस को हम क्या कहते हैं? रियल गैस। तो बात आती है कि जब रियल गैस था ही तो हम आइडियल गैस क्यों ले रहे? बात समझ में आ रही? देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो हम अपनी, मान लो आपकी क्लास में एक बच्चा जो है वो सबसे अलग है, सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, तो आप हमेशा अपनी स्टडी को, आपको मान लो एग्जाम में 30 नंबर आते हैं, उसे आते हैं 60, तो आप किससे कंपेयर करते हो? उस बच्चे से कंपेयर करते हो ना, ठीक ना। तो उसी तरीके से किसी भी अगर हमको गैस की स्टडी करनी है, लाइक ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, ये तो रियल गैसेस हैं,
इनका कंपैरिजन अगर करना हो तो किससे करेंगे? हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ठीक ना, और उसी स्टैंडर्ड को ही हम क्या कहते हैं? तो अब स्टैंडर्ड सेट कैसे करेंगे भाई? हमें पता है कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या है? नेग्लिजिबल, जिसके कारण इनके मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी क्या है? तो अब देखो ये रियल गैस का कहानी है। जब हम आइडियल गैस मानेंगे तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल के बीच की दूरी है इनफाइनाइट। यही रियल गैस आइडियल गैस कब होगा? जब मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी कितनी हो जाए? इनफाइनाइट। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगभग कहां चला जाए? जीरो। उस गैस को हम क्या कह देंगे? आइडियल गैस। वास्तविकता में ये ऐसा कभी होने वाला भाई, इनफाइनाइट कैसे मेजर? कोई मेजरमेंट है इनफाइनाइट का? नहीं, यानी इतना दूर जिसको कि हम मेजर नहीं कर सकते। और गैस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगभग क्या हो जाए? जीरो हो जाए। उस गैस को हम क्या मान लेते हैं? आइडियल मान। अब कई जगह ये क्वेश्चन आता है कि ये जो रियल गैस है, वास्तविकता में तो हमारे पास रियल गैस है, लेकिन पढ़ते समय हम इनको क्या मान लेते हैं? आइडियल मान लेते हैं। और आइडियल पढ़ के स्टडी करते हैं क्योंकि इससे हमारा स्टडी बहुत ही क्या हो जाता है? सिंपल हो जाता है। चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए रियल चीजों को भी एजम्पशन के तौर पर हम क्या मान लेते हैं? आइडियल मान लेते हैं। वास्तविकता में वैसा कभी होगा नहीं, लेकिन वो हम क्या करते हैं? मान करके स्टडी करते हैं ताकि हमारी पढ़ाई क्या हो जाए? आसान। तो हम इन रियल गैस को आइडियल कब मानेंगे? वो कौन सी कंडीशन है जिनमें कोई रियल गैस एक आइडियल गैस की तरह बर्ताव करे? इसके लिए दो कंडीशंस बनाई गई। कोई भी रियल गैस बहुत लो प्रेशर पे या बहुत हाई टेम्परेचर पर किसके जैसा बर्ताव करेगा? आइडियल गैस जैसा। यानी आपके पास कोई रियल गैस है और आप चाहते हैं कि इसका बर्ताव, इसका बिहेवियर किसके जैसा हो जाए? आइडियल गैस के जैसा हो जाए। तो दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि प्रेशर को क्या करते हैं? बहुत ही कम करते हैं। और दूसरा रास्ता है कि क्या कर दें? टेम्परेचर को बहुत ही हाई। ऐसा करने से क्या होगा? पहला चीज समझिए, अगर आप प्रेशर को बहुत कम कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? दूर भागेंगे। और यही तो आइडियल गैस का कंडीशन है कि उनके बीच की दूरी कितनी हो जाए? इनफाइनाइट। बहुत लो प्रेशर पे मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या चले जाएंगे? बहुत दूर। और उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा? तब रियल गैस किसके जैसा काम करेगा? दूसरा, अगर हम अत्यधिक टेम्परेचर पर लेके जाएं, बहुत हाई टेम्परेचर पर रियल गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा एनर्जी क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। और जैसे ही उनके पास एनर्जी आएगी वो हमेशा एक दूसरे से क्या करते हैं? दूर भागते हैं। और जब दूर जाएंगे तो उनके बीच का फिर से इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ेगा और फोर्स क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। इन दोनों ही स्थितियों में जो हमारा रियल गैस है वो किसके जैसा बर्ताव करता है? आइडियल। बात समझ में आ रही? अच्छा, मान लीजिए आपको कोई आइडियल गैस दे दिया गया, उसको आप कितना कंप्रेस कर सकते हैं? आपको एक सिस्टम दिया गया कंप्रेस करने के लिए और कहा गया कि आइडियल गैस को क्या कर दीजिए? कंप्रेस कर दीजिए। तो क्या वो रियल गैस बन जाएगा? नहीं। समझे? आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी कितनी है? इनफाइनाइट। अब आपने कहा कि नहीं, मैं तो उनको कंप्रेस करके क्या कर दूंगा? नजदीक ला दूंगा। आपने एक मशीन बनाई और उससे आइडियल गैस को कंप्रेस करके 200 मीटर या 2 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर क्या कर दिया? नजदीक ला दिया। लेकिन इससे कभी भी आइडियल गैस रियल नहीं। क्यों भाई? इन्फिनिटी में से आप 2 किलोमीटर कम कर दो, क्या बचेगा? 2000 किलोमीटर कम कर दो, क्या बचेगा? कल भी हम लोगों ने सीखा था इस कॉन्सेप्ट को कि अगर मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी इनफाइनाइट है, उसमें से 2 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या 200 किलोमीटर कम कर दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूरी अभी भी क्या रहेगी? इनफाइनाइट। बात
बात समझ में आ रही है? तो इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखेंगे तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक ना? आइए बढ़ते हैं, एक एक जो आपके लॉज हैं उनको देखते हैं। बेसिक लॉज ऑफ आइडियल गैस। या चलिए आज रहने दीजिए, ठीक ना? नेक्स्ट डे, क्योंकि संतोष सर भी बैठे हुए हैं क्लास के लिए, ठीक ना? तो नेक्स्ट डे इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे।